वेलकम टू परचम पीएससी। हम अपने एमपीजीके के क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज इसका थर्ड सेशन हम करेंगे। पहले दो सेशंस में हमने इंट्रोडक्शन टू द स्टेट और मेजर डायनेस्टीज़ ऑफ एमपी देखा। उसमें हमने प्री हिस्टोरिक टाइम से मॉडर्न टाइम्स तक उसको कवर कर चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे और एमपी का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था और कौन से मेजर पर्सनालिटीज़ थे विच वर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम मध्य प्रदेश। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स इन मध्य प्रदेश एंड देयर पर्सनालिटीज़। और ये जो पार्ट है जो आज हम करने वाले हैं ये एग्जैक्टली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है एज इट इज़। फ्रीडम स्ट्रगल, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी इन फ्रीडम मूवमेंट एंड इम्पॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज़। इसके अंतर्गत अगर आप थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करेंगे तो पाएंगे कि तीन बड़े मूवमेंट्स हुए जिनमें एमपी का कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पर देखने को मिला और यहाँ से जो पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने निकल के पार्टिसिपेट किया। पहला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट, जो तीन बड़े राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन इस देश में हुए थे। उसके बाद जो रीजनल पेजेंट मूवमेंट हुए एंड ऑल्सो ट्राइबल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि जब तक छत्तीसगढ़ नहीं अलग किया गया था तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ एमपी विच इज़ बेसिकली अ ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया। तो इस एरिया में जो रेजिस्टेंस हुए, बाकी जो ट्राइबल एरियाज़ के बड़े नायक रहे उनमें से अगर आप देखोगे तो शंकर शाह हैं, रघुनाथ शाह हैं, फिर भीमाजी नायक हैं, पेमा फायल हैं और बादल भोय हैं। तो इन सब को मिला करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब देश में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस वक्त मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था और कौन कौन से इसके मेजर आइडल्स थे और कैसे इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले जो नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस थी मध्य प्रदेश में वो हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब भी हम ये कहते हैं कि एमपी ने पार्टिसिपेट किया नेशनल मूवमेंट में देन वी शुड नो कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे निकल करके लोग राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहे हैं। एक तो आप जानोगे कि सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस अपने आप में इतना बड़ा विशालकाय संगठन हो चुका था, इट वाज सो मैसिव दैट पीपल वर नॉट एबल टू फाइंड एनी स्पेस इन दैट आइडियोलॉजिकल प्लेस। वहाँ इतने ज़्यादा लोग पहले ही जा चुके थे कि आपको वेट करना पड़ता था कि ये लोग जब जाएंगे उसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेशन करेंगे। खासकर उन लोगों की जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती थी विच वर इनक्लाइन टुवर्ड्स पॉलिटिकल पावर एज वेल, तो वो तो होने से रहा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखोगे तो जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो कुछ लोगों के ही पास रहा। जैसे महात्मा गांधी रहे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद और अपने जैसे छोटू राम हो गए, या पंजाब रीजन की अगर हम बात करें तो ऐसे हर स्टेट से जो लीडरशिप थी वो ज़्यादातर बन चुकी थी, उसमें कोई नए संभावनाएं नहीं थी। देर वर नो पॉसिबिलिटीज एट ऑल फॉर अ न्यू फेस टू कम और अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर क्या करना चाहिए था, कैसे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंस्टेड लोग क्या करते थे कि अपनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे जो बहुत पावरफुल होते थे। जैसे विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसे फिगर हैं जिन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, चाहे वो अनुशीलन समिति की बात करें या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले जो क्रांतिकारी थे उनको सहायता सहयोग देने की बात हो। उसके अलावा जैसे भगत सिंह जैसे लीडर्स हुए तो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अपनी अलग बनाई। वो कभी कांग्रेस के साथ या उसकी विचारधारा के साथ हो सकता है कुछ हद तक सहमत रहे हों, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, वामपंथ का रास्ता चुना। तो ऐसे ही काम जो है वो एमपी में भी हो रहे थे, लोग अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे थे, छोटे चंक्स बना रहे थे, छोटे ग्रुप्स बना रहे थे, जिससे उनका काम करने का स्कोप थोड़ा सा बड़ा हो जाता था और वो बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाते थे अपने टर्म्स पर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अनुशासन होता है। कांग्रेस पार्टी कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगी ऐसी एक्ट। आज की कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे, जब आज़ादी का समय चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चला था ऑनवर्ड्स 1910, तो उस वक्त आपको कांग्रेस ऐसा कोई भी कार्य करने नहीं देगी कि जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को नुकसान पहुंचे, अंग्रेज उनके खिलाफ हावी होकर के कोई ऐसा एक्शन उठा दे जो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन को ही खत्म कर दे। क्योंकि अंग्रेज तो मौका ढूंढना चाह रहे थे ना कि कुछ मिल जाए कांग्रेस के खिलाफ जिससे उनको तोड़ सकें या उनके लोगों के खिलाफ हम कुछ एक्शन ले सकें। तो इसीलिए जो मेजर सेंटर्स बनाए गए ना, वो उन उन सेंटर्स ने बेसिकली सर्व किया, वहाँ से लोग निकले, फिर वहाँ जो इन्फ्लुएंशियल लोग रहे जिनका काम बहुत अच्छा रहा उन लोगों को आगे
फॉरवर्ड किया गया टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो आंदोलन में हिस्सा है उसकी चर्चा करेंगे। ये एक छोटी सी भूमिका ये बताने, दिखाने, समझाने के लिए कि कैसे दरअसल काम हो रहा था और ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक नाम आता है जबलपुर शहर का। जबलपुर शहर बहुत पुराने समय से ही, पुराना इन द सेंस करीब 2 सदियों से, जब से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, चला, कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से एक एपिसेंटर बन गया था पॉलिटिकल नैरेटिव का। हर जगह पर होते थे। जैसे आप अगर पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में चंडीगढ़, और अगर नीचे आएंगे तो रोहतक, उसके नीचे अगर आएंगे तो जयपुर, इधर अगर आप आएंगे तो प्रयागराज, गोरखपुर, बिहार जाएंगे तो पटना। तो ऐसे सेंटर्स पूरे देश में डेवलप हो रहे थे जो बड़े थे, कस्बे नहीं थे, शहर बन चुके थे। तो जबलपुर उनमें से एक था। जबलपुर में बहुत सारे लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने न सिर्फ भारत के राजनीतिक आंदोलन में बल्कि बौद्धिक आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनमें से एक का आपने नाम सुना होगा, आचार्य रजनीश। उन्होंने हालांकि डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया, बट ही वॉज कंसिस्टेंटली एंड ही वॉज परसिस्टेंट कि एक एक अलग रास्ता होना चाहिए, जो आज़ादी के बाद उन्होंने बताया और उसकी जो आलोचना उन्होंने की, तब वो भी इसी ग्रुप से निकल करके आए थे। सबसे पहला 1891 पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ सीपी। तो ये जो पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ सीपी बनी थी, ये पहली प्रोविंशियल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थी जो कि यहाँ पर हुई थी, और यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होने का विचार बनाया था। अब आप एक बात और समझिए कि राष्ट्रीय आंदोलन पर किसी व्यक्ति को जोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपके गली मोहल्ले घर परिवार की अगर बात होगी तो सब लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे। तो चूंकि इलाका एग्रेरियन है, पूरा एमपी ही एग्रेरियन सोसाइटी है, वहाँ पर अगर आप किसानों की बात करेंगे, खेती मजदूरी ज़मींदारी की बात करेंगे, तो लोग ज़्यादा जल्दी आपके साथ कनेक्ट करेंगे। 1891 में ऐसा ही प्रयास हुआ था। उसके बाद होम रूल लीग 1916 में जब चल रहा था, ये पूरा आंदोलन जब चल रहा था, तो जबलपुर एक होम रूल लीग का, उस मूवमेंट का एक स्ट्रॉन्ग एपिसेंटर बन गया, और इसकी जो ब्रांचेस थी वो इसके फॉलोअर्स द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। कौन चला रहा था? तिलक चला रहे थे, एनी बेसेंट चला रही थी। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में जबलपुर का अहम योगदान है। जो फ्रीडम स्ट्रगल में होम रूल लीग आंदोलन था, उसकी ब्रांचेस जबलपुर में एस्टेब्लिश की गई। उसके अलावा जबलपुर जो है वो झांडा सत्याग्रह 1923 में झांडा सत्याग्रह हुआ था। तो इस सत्याग्रह से पहले भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर किए गए थे। जैसे 1906 में प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसने पहली बार जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, नरमपंथी और गरमपंथी, उनके बीच में गहरी खाई को सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद 2 धड़े हो गए थे कांग्रेस के। एक धड़ा वो था जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को मानता था, जो कहता था कि हमें हथियार के दम पर, हमें हिंसा के दम पर, आक्रोश के दम पर, लोगों की पावर के दम पर हमें आंदोलन चलाना चाहिए। दूसरा कहता था कि नहीं, हम लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हम एक चरणबद्ध तरीके से और समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये मेजर एक्टिविटीज़ उस समय जबलपुर के आसपास हो रही थी। फिर दूसरा जो बड़ा शहर है जहाँ पर ये एक्टिविटी हुई, उसका नाम है सागर। सागर बेसिकली इंटेलेक्चुअल हब के तौर पर काम करता था। और आपने एक विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, जिसका नाम इस जिले कहें, शहर कहें, उसके नाम पर है, विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आचार्य, बहुत बड़े बड़े महनीय बौद्धिक लोग अपनी सेवाएं देते रहे एज प्रोफेसर्स, एज इंटेलेक्चुअल्स, और यहाँ से सारा ड्राइव होता था। अब आपने कुछ लोगों के नाम सुने होंगे जो आज़ादी और उसके बाद के आंदोलन से लगातार जुड़े रहे थे, पत्र पत्रिकाओं के जरिए अपना योगदान देते थे। एमपी से अगर आज़ादी के बाद के इतिहास की बात करें तो शरद जोशी हैं। उसके अलावा आपने एक हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम सुना होगा, हरिशंकर परसाई। तो ये लोग व्यंग के बड़े मास्टर व्यक्ति थे। कविताओं के लोग भी एमपी में बहुत हुए। तो यहाँ से सागर विश्वविद्यालय और सागर के आसपास की जो धरा है, वहाँ से ये सारे लोग जन्मे, और राजनीतिक जो भावनाएं थी उनको पत्र पत्रिकाओं के जरिए, अपने पेपर्स के जरिए जाहिर करते थे। एजुकेशनल हब था, सोशल रिफॉर्म यहाँ से होता था। ठीक है,
हितकारिणी सभा सबसे पहले बनी 1868 में, और ये हितकारिणी सभा क्या करती थी, सबसे पुरानी सभाओं में से एक थी। सभा का मतलब ग्रुप, कॉन्फ्रेंस टाइप ऑफ आप इसको कह सकते हैं। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि एजुकेशन को और सोशल वेलफेयर को फाउंड करता था या उसकी नींव डालता था। हितकारिणी का मतलब ही जो शाब्दिक अर्थ है वही ये होता है कि हित करने वाला। तो हित करने से मतलब कैसा हित आप कर दोगे, या तो शिक्षा के जगत में आप कुछ कर दोगे या सामाजिक स्तर पर कुछ कर दोगे। और जब शिक्षा और सामाजिक स्तर पर कुछ कर दिया जाएगा उसके बाद ही आप उनसे कुछ मांग सकते हो कि अब आपको राष्ट्र के लिए भी कुछ करना है। नहीं तो सीधा प्रश्न आपके ऊपर ये होगा कि हम राष्ट्र के लिए क्यों करें, राष्ट्र ने हमारे लिए क्या किया है। तो जब राष्ट्र आपको सुख सुविधाएं देता है, आपको रिसोर्सेज देता है, आपको एक बेटर लाइफस्टाइल देता है, देन ओनली यू ओ समथिंग टू द नेशन। अदरवाइज जो नेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैब्लिश द नेशन एंड मूव इट फॉरवर्ड। आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, बिकॉज यू आर स्टिल डाउन ट्रोडन। आपको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, खाने को भोजन नहीं मिल रहा है, तो कौन सा देश और कौन सी देशभक्ति। तो ये सभा आपको बताती थी कि देश आपके लिए कुछ करना चाह रहा है। समाज सारा एक है, ये कैसे पता चलेगा, जब समाज के सब लोग दूसरे व्यक्ति की मदद करेंगे, उसको कुछ देंगे। एक व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है और वो अशिक्षित रह जा रहा है, सारी उम्र मजदूरी कर रहा है, तो उसके लिए देशभक्ति का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वहीं अगर उसको मुफ्त में शिक्षा मिले और रोजगार मिले तो वही व्यक्ति देशभक्ति की तरफ आकृष्ट होगा। तो ये सभा इस प्रिंसिपल पर काम करती थी। और ये जो सभा थी, ये जो लोकल एमपी के जो रीजन्स थे, कांग्रेस कमेटी की बैकबोन मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ से इंटेलेक्चुअल्स मिलते थे और पार्टी वर्कर्स बहुत संख्या में निकलते थे। फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस सागर में हुआ करती थी। सेवरल जो सेंट्रल प्रोविंसेस और जो बेराड़ प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो एमपी में हुआ करती थी, क्योंकि एमपी को पहले सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, आप जानते हैं। इसीलिए जो पहले हमने लिखा था ना सीपी, तो सीपी का मतलब सेंट्रल प्रोविंस, मतलब मध्य प्रदेश। उस वक्त इसका नाम और कुछ था। तो जो पॉलिटिकल मासेस के लिए, रूरल लोगों के लिए जो भी बातचीत होती थी वो यहीं से आती थी। फिर तीसरा जो मेजर है वो निमार रीजन है। इसमें खंडवा और बुरहानपुर आते हैं। यहाँ पर सुबोध सिंधु, सुबोध सिंधु करके एक पावरफुल मराठी न्यूज़पेपर निकलता था खंडवा से, जो अवेयरनेस फैलाता था, लोगों को बताता था आज़ादी के आंदोलन के बारे में कि क्या चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या करना चाहते हैं। और यही वो न्यूज़पेपर है जिसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं सागर विश्वविद्यालय के, वो अपनी बातें लिखा करते थे, कहा करते थे, जिससे अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलती थी कि हमें आगे क्या करना है। फिर प्रभात फेरी के ग्रुप्स होते थे। अब ये जो प्रभात फेरी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपी स्पेसिफिक है। जो पेट्रियोटिक सॉन्ग होंगे, आपने भी बचपन में, अगर आपने माखनलाल चतुर्वेदी की अगर कुछ रचनाएं आपने पढ़ी हो हिंदी साहित्य में, जब छोटे रहे होंगे तो 8वीं 9वीं 10वीं में आपने कभी न कभी चैप्टर्स में पढ़ा होगा। और वहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे बच्चे काम करते थे, उसकी अगर आपको एक झलक पानी हो तो माखनलाल चतुर्वेदी की कई रचनाएं सिलेबस में लगती हैं, अलग अलग बोर्ड्स में, एमपी बोर्ड में भी ज़रूर होंगी। तो वहाँ वो बताते हैं, जिक्र करते हैं कि प्रभात फेरी क्या होती थी। तो पूरे गांव के बच्चे 5 बजे 4 बजे उठेंगे, झंडा लेंगे, राष्ट्र के गीत गाएंगे और देश को आज़ादी दिलाने की कस्में खाएंगे और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने और उसके लिए कुछ कार्य करने के लिए तत्पर होंगे। ठीक है, ये काम प्रभात फेरियों के जरिए बच्चे किया करते थे। फिर 1915 में मालवा प्रांतीय सभा का गठन होता है। मालवा प्रांतीय सभा क्या था? इंदौर और ग्वालियर दो बड़े प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, ये आप सब जानते हैं। और डायरेक्टली पॉलिटिकल एक्टिविटी सप्रेस कर दी जाती थी जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे उनकी, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे देश पर कब्जा ही प्रिंसली स्टेट्स के जरिए किया था। जितनी भी रियासतें थी, जितने भी साम्राज्य थे, वो सब अंग्रेजों ने कब्जाए थे। ये आप भारत के इतिहास में पढ़ चुके होंगे। पहले उन्होंने आंग्ल मैसूर युद्ध किए, आंग्ल मराठा युद्ध किए, आंग्ल सिख युद्ध हुए, फिर बंगाल की लड़ाई, अवध की लड़ाई, उसके बाद दिल्ली पर कब्जा, मुगल बादशाह की हत्या। ये सारे जो घटनाक्रम थे, ये क्या दिखाते हैं कि जो छोटे नवाब हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, जागीरदार, जमींदार, जो भी व्यक्ति हैं, उस पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था को बदल करके अपने डीएम्स बैठा दिए। और जब सब पर कब्जा हो गया तो सारे नवाब और जो रियासतों के मालिक थे, देवर मेयरली पेंशनर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो पेंशन उन लोगों को मिला करती थी अपनी जागीर के बदले में, और सारी जागीर अंग्रेजों के हवाले थी। वो वहां पर लगान वसूल करना और लोगों को अपने तरीके से खेती करवाने के प्रक्रम में शामिल थे।
तो ये लोग तो कर नहीं पाते थे, लेकिन इन्होंने एक दूसरा तरीका निकाल लिया कि देखो हम अगर बगावत खिलाफत करेंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएगा एक्शन। तो जो मालवा प्रांतीय सभा थी वो इन रिस्ट्रिक्शंस को दूर करने के लिए, बाईपास करने के लिए बनाई गई थी और अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल भी रही थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो सिविल लिबर्टीज हैं लोगों के पास प्रिंसली स्टेट्स में, उनको जगाया जाए, बताया जाए कि भाई आप लोग जो है जागीर नहीं हो किसी की। वेल दिस इज सो आयरॉनिकल, क्योंकि जब तक प्रिंसली स्टेट्स के हाथ में सारी पावर्स थीं तब प्रिंसली स्टेट्स ने भी कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं किया था। बट स्टिल जब पावर बदल जाती है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर भी बदल जाते हैं। और जब प्रिंसली स्टेट के मालिकों को ये लगा कि अब वो भी किसी के अधीन हैं और उन्हें भी महज पेंशनर भोगी बन के रहना पड़ रहा है, तब उन्होंने जगाया लोगों को, बताया लोगों को, और इसका इम्पैक्ट भी हुआ। प्रजामंडल आंदोलन यहाँ पर शुरू हो गया। तो सेंट्रल प्रोविंस या प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है वो 1885 से 900 के बीच एक्टिव थी मध्य प्रदेश में, वो भी काम कर रही थी। और ये जो प्रजामंडल आंदोलन है ये बहुत बड़ा आंदोलन हो गया और इसका सिग्निफिकेंट रोल है। तो एमपी का जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन है उसको अगर आप एक मत में समझना चाहें तो प्रजामंडल आंदोलन वाज द टेक अवे। प्रजामंडल आंदोलन ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप एमपी का कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोविंस का कह सकते हैं। तो ये जो 1885 से लेकर के और 1900 तक जो सेंट्रल प्रोविंस कांग्रेस कमेटी काम कर रही थी, वो कांग्रेस कमेटी लगातार नेशनल सेशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग जहां पर भी सेशन होता वहां पहुंच जाती। जैसे आपने सुना होगा लाहौर अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ, तो उसके अलावा आप कहें कि प्रयाग अधिवेशन या इलाहाबाद अधिवेशन। तो ये अधिवेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी स्टेट्स के लोग हैं राष्ट्रीय आंदोलन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहां अधिवेशन हो रहा है। वहां जाके ये लोग मंच पर बैठेंगे, कुछ लोग नीचे सुनने के लिए बैठेंगे, वहां अपनी रणनीति बनाएंगे, हमें क्या चाहिए, लोगों को कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो अधिवेशन शहर के नाम पर जब होते थे तो वहां ये सारे लोग पहुंच जाते थे, ये जो डेलीगेट्स थे। और उन डेलीगेट्स में जो सबसे पहले लीडर्स में से थे वो थे बापूराव दादा किनखेड़े, उसके अलावा गंगाधर राव चिटनवीस। ये दो व्यक्ति थे जो अर्ली डेलीगेट्स हुआ करते थे एमपी से कांग्रेस के सेशंस में, 1900 तक जितने भी सेशंस हुए वहां पर। तो ये बताते थे कि भाई एमपी में क्या समस्या है, राजा रजवाड़े कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर एमपी की भागीदारी अगर सुनिश्चित करनी है तो क्या कदम उठाने होंगे। फिर हरि सिंह गौर एक व्यक्ति हुए। हरि सिंह गौर सागर के रहने वाले थे, प्रोमिनेंट आवाज थे कांग्रेस के अंदर भी और बाहर भी। लीगल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ये बात करते थे, यानी कि बेसिकली नरमपंथी कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे और एमपी से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर उसके बाद डायरेक्टली कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ खत्म नहीं होता है, वो राष्ट्रीय आंदोलन में आगे चलता रहेगा। 3 मेजर आंदोलन हम देखेंगे, उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन था इन लोगों का। पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, जैसे एक तो नरमपंथी मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैंने आपसे कहा कि पत्र पत्रिकाओं में लोग लिख रहे थे, कांग्रेस के अधिवेशनों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और तीसरा जो सबसे बड़ा जो मैंने कहा कि एक रेवोल्यूशनरी धारा भी थी, वामपंथ के लोग भी थे, वो उस समय क्या कर रहे थे, कौन से सोसाइटीज बना रहे थे। तो ग्वालियर में कुछ ऐसे सीक्रेट ग्रुप्स बन गए थे। और आप इनको ऐसे समझे कि जब जब स्टेट के अंदर कोई एक्टिविटी विशुद्ध रूप से नियमावली के अनुसार होती है, उसके बरक्स एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जाती है जो ठीक उसके विपरीत कार्य करती है। अब इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस और प्रिंसली स्टेट्स और वो लोग जो हमें पटल पर दिखते हैं, सामने तस्वीरों में आते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, वो लोग तो राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर कार्य कर रहे थे कांग्रेस और अंग्रेजों के साथ। लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, जिनको कांग्रेस का सपोर्ट था, प्रिंसली स्टेट्स का सपोर्ट था, जिनको रिसोर्सेज वो लोग प्रोवाइड करवाते थे, या वो लोग अपने से जैसे भी मैनेज करते रहे हो, एक ऐसी धारा भी राष्ट्रीय आंदोलन की चल रही थी जिसका हमें जिक्र नहीं मिलता, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो सीक्रेट ग्रुप्स थे ये ऐसे ही थे। अब ये जो छोटे छोटे सेल थे ये अभिनव भारत के द्वारा
प्रेरित और पोषित थे। ये लोग क्या करते थे, ग्वालियर और उज्जैन के आसपास ऑपरेट करते थे और आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन और बैंड लिटरेचर को फैलाने का काम करते थे। अब देखो, प्रभात फेरी निकालने से राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो जाएगा, इसकी बहुत कम संभावना है। आप बस अवेयरनेस दे सकते हो लोगों को कि राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन आप उनको खींच ले जाओगे इसकी कितनी संभावना है। लेकिन जब उनको बैंड लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, जब उनको बताया जाएगा कि हमारे लोगों पर कैसे अत्याचार करते हैं काला पानी में, जब उन्हें बताया जाएगा कि कैसे अपना अधिकार मांगने के नाम पर खेड़ा में, चंपारण में लोगों को गोली मार दी गई, उन्हें बंधक बना लिया गया, उनसे जबरदस्ती खेती करवाई गई, तो लोगों में एक सेंटिमेंट पैदा होगा कि अंग्रेज हमारे लिए खतरनाक है, तब वो काम करेंगे। तो ये जो सीक्रेट सेल्स थे ना, कि भाई हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी जाएंगे, हम भी लड़ेंगे, हम क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी के मन में सवाल आएगा कि मेरा क्या रोल हो सकता है। भाई गांधी जी तो बड़े आदमी हैं, नेहरू जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत से बाहर थे उस समय, तो मैं एक आम आदमी के तौर पर क्या कर सकता हूं। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो इकट्ठा हो, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं और अनुशीलन समिति और अभिनव भारत करके दो बड़ी संस्थान चल रहे थे उस समय पर, जिनको सावरकर चला रहे थे। और ये संस्थान क्या करते थे, ये कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते थे कि कांग्रेस पहले संवैधानिक संशोधन करवाएगी, अंग्रेजों से आजादी ले लेगी। भाई अंग्रेज जिसने इस देश के ऊपर विजय प्राप्त करी हथियारों के जरिए, वो आपको इतनी आसानी से कानून बदल के दे देगा कि आपको आजादी मिल जाएगी। तो इन लोगों ने कहा कि जहां अंग्रेज अफसर दिखे उसको मारो, जहां अंग्रेज अफसर दिखे उसकी हत्या कर दो, जहां अंग्रेजों का काफिला दिखे उसके ऊपर अटैक कर दो, कोई सरकारी माल खजाना कहीं से जा रहा है उसको लूट लो, अंग्रेजों को तंग करो, मेक देम स्केर्ड, मेक देम फील दे आर नॉट सेफ हियर। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां लोग आज भी जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है दैट पीपल आर यूनाइटेड, और अगर आपने वहां कोई गड़बड़ की तो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो अनुशीलन समिति का, अभिनव भारत का, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका मतलब था कि लोगों को डराओ, अंग्रेजों को डराओ और उनको देश छोड़ने पे मजबूर करो, ताकि वो दिल्ली तक सीमित रह जाएं, एमपी, राजस्थान और बाकी जो इलाके बचते हैं वहां पर ना घुसा करें। ठीक है। फिर रतलाम के कुछ नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे। अब ये दो रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। ठीक है। जनरली हम रेवोल्यूशन को वामपंथ के साथ जोड़ करके देखते हैं। अब चूंकि ये टॉपिक नहीं है इसलिए इसमें नहीं हम जाएंगे ज्यादा। बस आप इतना समझ लो कि राष्ट्रवाद की दो धाराएं हैं, एक वामपंथी धारा है और एक दक्षिणपंथी धारा है। ये जो सारे लोग थे बेसिकली दक्षिणपंथी धारा के थे, इनका वामपंथ से कोई लेना देना नहीं था। अभिनव भारत अपने काम के तरीकों में वामपंथी जरूर नजर आती है, लेकिन वो राष्ट्रवादी तरीके से कार्य करती थी और दक्षिण पंथ के तरीकों पर ज्यादा चलना प्रेफर करती थी। रतलाम का जो नेशनलिस्टिक ग्रुप था, ये भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का हब बन गया मालवा रीजन में अर्ली 1900s में, यानी कि 1910 तक, 1900 से 1910 तक आप मान लो। ठीक है। उसके बाद अलग अलग लोग आए, उनको भी एक एक करके देखते हैं। ऐसे एमपी में चीजें चल रही थी। फिर देखो, तीसरा जो बड़ा पार्टिसिपेशन किया वो था प्रेस का पार्टिसिपेशन, एंड दैट टू वर्नाकुलर प्रेस। देखिए, वर्नाकुलर बहुत अच्छा शब्द नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस कहना ही अपने आप में बहुत डेरोगेटरी है किसी भी प्रेस के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए। आपकी भाषा को असभ्य साबित करने का सबसे अच्छा जरिया है उसका नाम बदल देना। जैसे इन्होंने हमें वर्नाकुलर कहा, आप जाके अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है। देशज भाषा, ग्रामीण भाषा, तो ये हमें पहली बात तो सभ्य नहीं मानते थे लोग। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस है, ये नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, हमें इसे इंडियन प्रेस कर देना चाहिए। अगर आप माने कि इंडियन भी नहीं करेंगे तो आप इसे भारतीय प्रेस कर देना। दो प्रेस काम कर रही थी, बाहर से भी लोग आते थे, तो इंडियन प्रेस क्या कर रहा था, उनका क्या योगदान था, और एमपी में कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो चार वही बड़े शहर आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। पहला जबलपुर, दूसरा इंदौर, ग्वालियर, और इसको आप कह सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी अपने आप में एक आधार स्तंभ थे। आज भी अगर आप देखेंगे ना, अगर आप थोड़ा सा भी नजर बनाए रखते हैं या चीजों को समझते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम से
पत्रकारिता का एक पूरा विश्वविद्यालय बनाया हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता इतनी बड़ी हो गई थी अपने आप में कि एक पूरा विश्वविद्यालय उनको समर्पित किया गया पत्रकारिता के लिए। क्यों किया गया होगा? इनके बारे में थोड़ा सा तो जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का इतना बड़ा सेंटर जिस आदमी के नाम पे हो, उसका तो बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। बताते हैं। जबलपुर से जबलपुर समाचार और शुभ चिंतक करके 2 अखबार निकलते थे। इंदौर से मालवा अखबार निकलता था। एमपी का पहला न्यूज़पेपर जो है वो मालवा अखबार नाम से ही आपको दिखेगा। तो जीके में एक आध नंबर में अगर कहीं आए तो ये लिख देना। धीरे धीरे इसकी टोन क्रिटिकल होती गई और अंग्रेजों ने इसको सप्रेस कर दिया, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही नहीं थे ना कि लोगों को पता चले। और कई बार आपकी जो मूर्खता होती है, आपका जो अज्ञान होता है, आपका जो अज्ञान की बजाय आप इसको इग्नोरेंस कहें, आप किसी चीज को इग्नोर करते रहते हैं, सडनली इट बिकम्स सो बिग। वो सडनली नहीं होता, वो एक प्रोग्रेशन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आप रियलाइज ही नहीं करते कि ये चीज इतनी बड़ी कब हो गई। वैसे ही अखबार थे, वर्नाकुलर प्रेस, इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस ऐसी ही काम कर रही थी कि आज भी आपकी इग्नोरेंस के ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को रोक दिया जाता है या चला दिया जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं जानते और आपको नहीं जानने दी जा रही हैं। ग्वालियर गजट ग्वालियर से निकलता था। माखनलाल चतुर्वेदी जो है पत्रकारिता के बहुत बड़े आधार स्तंभ रहे भारतीय इतिहास में, खासकर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो। उन्होंने अपना, उनका जो जर्नल था कर्मवीर, कर्मवीर जो है वो पहले जबलपुर से निकलता था, उसके बाद खंडवा से निकलने लगा, जो मध्य प्रदेश में एक जगह है। ये आत्मा की आवाज बन गया था नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए मध्य प्रदेश में। और जो काम इन्होंने किया वो ऐसा कार्य है जिसको कर पाना, जिसको शब्दों में, नोट्स में या पत्र पत्रिकाओं में समेट पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप समझिए कि अंग्रेजों की इतनी प्रताड़ना उस वक्त प्रेस के ऊपर हो रही थी कि आपको एक अखबार चलाना छोड़िए, आपका घर से बाहर निकलना आसान नहीं हो पाता था। तो इन्होंने उस समय पर अखबार निकाले, उस समय लोगों को बताया कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं। और सिर्फ बताया नहीं, इन्होंने अपने अखबार के जरिए उन लोगों को कलेक्ट किया जो एक नया विचार रखते थे, नई विचारधारा रखते थे, लोगों को जगा सकते थे और अंग्रेजों को बुरा भी ना लगे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे। तो एक नई लैंग्वेज डेवलप हो गई एमपी में, जिसे आपने व्यंग कहा, आगे चल के सटायर जिसे आपने कहा। सटायर अगर पढ़ना हो तो 2 लोगों का पढ़ना, माखनलाल चतुर्वेदी के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आगे हमें इनमें और ज्यादा विकास देखने को मिलता है, लेकिन शरद जोशी का और हरिशंकर परसाई का, ये 2 सटायरिस्ट्स को आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, 2 4 10 20 आर्टिकल जितने पढ़ पाए इनके, और आपको पता चलेगा कि भाई जो बात मैंने पढ़ी उस बात का उस बात से कोई लेना देना नहीं है जो मैं समझ गया। बात कुछ और हो रही है और मैं समझ कुछ और इधर रहा हूं। तो राष्ट्रीय आंदोलन कैसे गति कर रहा था, कौन किसके साथ है, कौन क्या चाहता है, कौन देश के साथ है, कौन खिलाफ है, किसकी एक्टिविटीज से फायदा होगा, कौन कैसे लूट रहा है, ये जो सारी चीजें थी, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संभव हो पाया कि जनमानस में, आम जन भावना में ये बात गई कि अंग्रेज उनके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा कार्य था कि इसे स्वयं गांधी जी कहें या नेहरू जी कहें, वो सारे लोग मिलकर के नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि नेहरू तो एक है, गांधी भी एक है, वो एक जगह एक बार में फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, पूरे देश में तो हो नहीं सकते। तो जिम्मेदारी लोकल लीडर्स की है कि उनको जगाएं। अब लीडर्स से ज्यादा ये काम उन लोगों का है, दोज हु हैव कंट्रोल ओवर प्रेस। पत्र वाले के लिए बहुत आसान होता है ये बात बोलना कि ठीक है, मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, बट टू स्टैंड अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द विंड एक बहुत बड़ी बात थी। इसको आप समझ भले ही ना पाए, लेकिन इनका योगदान सच में महनीय है और किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के महापुरुष से बड़ा है एमपी के संदर्भ में। फिर देखो जो बड़ा मूवमेंट चला एमपी में, जिसे आप राजनीतिक स्तर का एक आंदोलन कह सकते हो, उसे हम प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। प्रजामंडल आंदोलन में क्या था,
1920 तक कांग्रेस जो थी उसकी नई पॉलिसी डेवलप हो गई थी, और ये पॉलिसी क्या कहती थी कि नॉन इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कि भाई प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। किसी राजा का राजपाट छिन रहा है, किसी की पेंशन बंद हो रही है, किसी को उसके राज से निकाला जा रहा है, किसी का महल किसी के पास, उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा, दिस इज नन ऑफ आर कंसर्न। तो कांग्रेस ने इससे बाहर रहना ही अच्छा समझा। 1927 में ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस बन गई, जिसे AISPC कहा जाता है, और एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन गया स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए, जहां राज्यों की बात होने लगी। और पहले राज्यों का मतलब क्या था? प्रिंसली स्टेट्स। लोग अपने ही प्रिंसेस से जुड़े होते थे ना, अपने ही राजा से जुड़े हुए होते थे। उसके बाद 1938 में हरिपुरा में एक सेशन होता है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। कांग्रेस जो है वो इस मूवमेंट को स्टेट्स के अंदर फॉर्मली एक्सटेंड कर देती है अपना सपोर्ट, और प्रजामंडल एक्टिविटी सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट हो जाती है। अब इस प्रजामंडल आंदोलन ने क्या किया, कैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, कैसे अंग्रेजों का साथ दिया, उनकी खिलाफत की, ये आगे की बातें हैं। लेकिन ये आंदोलन कांग्रेस के पहले नकार से और बाद में कांग्रेस की स्वीकृति से ही स्टार्ट हुआ था। अब इसके कुछ सेंटर्स हैं, जैसे इंदौर प्रजामंडल है। इंदौर प्रजामंडल, देखो प्रजा क्या होती है? प्रजा मीन्स पीपल, प्रजा मीन्स लोग, मंडल आप उसको कह सकते हैं कि एक सर्टन एरिया। तो एक सर्टन एरिया के लोग, एक सर्टन एरिया के जो क्षेत्र है उसकी प्रजा, यही अर्थ हुआ ना इसका। तो इंदौर जो था वहां पर चूंकि हायर लिटरेसी थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस ज्यादा थी, पहले से आजादी के आंदोलन का एक हब या सेंटर या मेजर एपिसेंटर बना हुआ था, तो इसके लिए आसान था ये। 1935 में इंदौर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है और इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिमांड करी और लैंड टैक्सेस का कि कम तरीका प्रस्ताव रखा। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करोगे, थोड़ा सा देखोगे, तो आप पाओगे कि भाई इसमें लोगों का क्या फायदा था। देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने में लोगों का क्या फायदा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, प्रजामंडल के लोग ऑलरेडी फेमस हैं एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर पीपल, तो वो लोगों कहेंगे कि हमारे लिए वोट करो, वो काउंसिल में जाके बैठ जाएंगे, दे विल हैव मोर बेटर, आप कह सकते हैं, रिलेशंस विद द ब्रिटिशर्स। लोगों का क्या फायदा था? इसीलिए कांग्रेस इसको सपोर्ट एक्सटेंड नहीं कर रही थी कि भाई वो चाह रहे थे ना, राष्ट्रीय आंदोलन तो हाईजैक कर लिया था कांग्रेस ने, वहां से लोकल लीडर्स उठ करके आ गए थे, बहुत जनाधार उनका बढ़ गया था, राजाओं को कोई पूछ नहीं रहा था। सो दे समहाउ वांटेड टू गेट इन द हेम ऑफ थिंग्स, कैसे न कैसे करके राष्ट्रीय आंदोलन में उनको घुसना था। कांग्रेस स्पेस नहीं दे रही थी। भाई राजाओं का क्या मतलब है? आपके पास जनता होती थी तब आपने लोगों को बचाया नहीं। इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैड द आर्मी, एम्यूनेशन, एवरीथिंग, आपने तो बचाया नहीं। फिर आप साइड हो गए, बहुत सालों तक आप राष्ट्रीय आंदोलन से गायब रहे। मुगल बादशाह के खात्मे के बाद जब तक कांग्रेस 1885 में नहीं बनी और 1900 के बाद से जब तक उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट नहीं किया नेशनल मूवमेंट में, कहां थे राजा रजवाड़े? क्या कर रहे थे? एक राजा का नाम आप बता दो पूरे इंडिया में, MP छोड़िए, पूरे इंडिया में एक राजा का आप नाम बता दो जिसको जानते हो कि भाई ये राजा रहे और इन्होंने अंग्रेजों से अकेले लोहा लिया और ये फौत हो गए लड़ाई में। नहीं हुए, कोई नहीं हुआ। पेंशन मिल गई, पेंशन लेके आराम से अपने घर बैठे और दिन काटे उन्होंने। फिर बाद में याद आई कि हो सकता है कल को देश आजाद हो जाए तो हमारा क्या होगा, हम तो राजा रहे हुए हैं, कुछ तो कोई कैबिनेट मंत्री पद मिल जाए, काउंसिल में सीट मिल जाए, और डिमांड रख देंगे थोड़ा सा लैंड टैक्स घटा दो, इन लोगों ने हमें वोट दिया है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल एक क्रिटिकल एस्पेक्ट भी है इसका, उसको भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बह जाओ राष्ट्रीय आंदोलन के पूरे मुद्दे को लेकर के कि कांग्रेस भी अच्छा कर रही थी, प्रजामंडल भी अच्छा कर रही थी, रेवोल्यूशनरी भी अच्छा कर रहे थे और पत्रकारिता भी अच्छी चल रही थी, सब अच्छा हो रहा था। नहीं, आंदोलन जब चल रहा था उसको कुछ लोग बैक स्टैप भी कर रहे थे। ये कर रहे थे ऐसा नहीं कह रहे, कुछ लोग जरूर कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे आप समझोगे कि किसने बैक स्टैप किया और किसने आंदोलन को कमजोर किया। की लीडर्स में कन्हैयालाल खाड़ीवाला, मिश्रालाल गंगवाल और व्यास जी, ये कुछ लोग थे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। क्या इन्होंने मैसिव इंपैक्ट डाला? इन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब एजिटेशन चल रहे थे और ज्यादा इंटेंस हो गए थे, तो डेमोक्रेटिक डिमांड्स इन लोगों ने रखी। अब आप समझ गए होंगे कि क्या था ये।
और क्या करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, फिर ग्वालियर राज्य का प्रजामंडल था। अब ये राजा रजवाड़ों का जो सब था प्रजामंडल बना के इतिहास में चलो दर्ज हो गए हैं। इनका योगदान देखो एक बार। ग्वालियर जो था उनका और ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ, सेंट्रलाइज्ड पावर थी सिंधियाज के पास। और सिंधियाज आप देखो, मैं आपसे जो अब कहना चाह रहा हूँ, सिंधियाज का एवोल्यूशन अगर आप देखोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ आपको इंडियन पॉलिटिकल पावर के अंदर भी दिखेगा, आज भी दिखेगा। परिवार के कौन लोग कहाँ हैं आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, और क्या पार्टिसिपेशन फ्रीडम स्ट्रगल में था वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जो आलोचना है वो इस बात की नहीं है कि क्या किया, आलोचना इस बात की लेकर है कि उस मूवमेंट का जो लाभ है वो ट्रिकल डाउन नहीं हो पाया, वो सेंट्रलाइज ही रहा, वो परिवार के पास ही रहा, वो रजवाड़े के पास ही रहा, पेनिनसुलर स्टेट्स के पास ही रहा। एंड द होल फ्रीडम स्ट्रगल वाज डन टू डिसेंट्रलाइज द पावर। वो लोगों तक सत्ता पहुंचाना, लोगों के हाथ में अधिकार हुकूक देना, मौलिक अधिकार देना, इस बात की तो लड़ाई थी। वरना तो राजे रजवाड़े रूल कर ही रहे थे, अंग्रेज रूल कर रहे थे, क्या बुरा था? मेरे को अधिकार ही नहीं है किसी चीज का, तो अंग्रेज रूल करे, मॉडर्न गवर्नमेंट रूल करे, आप रूल करो, कोई और रूल करे ऊपर से आके, डजेंट मैटर। लोगों को मौलिक अधिकार नहीं मिले तो क्या मतलब है किसी भी आजादी की लड़ाई का? और जो लोग पहले सत्ता में थे वो इनडायरेक्टली चुन करके प्रजामंडल आंदोलन करके और दोबारा से सत्ता में बैठ गए, और अब फिर उन्हीं के पास पावर है। पिछले देख लो आप, दशकों हो गए, फिर अब उन पावर हिल नहीं रही है वहां से। आप क्या हो? आप वही हो जो थे, बस। फिर देखो कब, और फॉर्मेशन देखो कितना क्रिटिकल टाइम पर हुआ है, 1937 में। आजाद कब हो गए? 1947 में। आजादी का प्रस्ताव कब आ गया? 1946 में। आजादी होगी ये पता कब चल गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो रहा था तभी पता चल गया था। इस समय तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो जब जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब पता चल गया आजाद होंगे। उससे पहले 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट कर चुके थे। उससे पहले 1936 में संविधान बन चुका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये देख लो ना पूरा एवोल्यूशन, ये क्या बताता है आपको? 36, 42, 45, 40, 47, 37 क्यों किया होगा? पता अब है, पता कि 5-10 साल बचे हैं, 5-10 साल में तो हो जाएगा खेल, फिर बटेंगे पद सियासी, कौन लेगा? खैर देखो, क्रिटिसिज्म में ज्यादा मत जाना, है ना। आपको तो एक आध वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर करना है, मेंस में लिखोगे तब और बेटर इसको कर लेंगे जैसे भी, है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही सीखो कि ये हो रहा था 1937 में। गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और रतनलाल मालवीय, ये दो बड़े लोग थे जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, ग्वालियर राज्य के प्रजामंडल आंदोलन में। उसके अलावा इनकी डिमांड जो थी, अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, कि भाई बेगार मत कराओ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। अगेन अगेन आई एम सेइंग, इंदौर में देखा क्या मांग रहे थे, ग्वालियर में देखा क्या मांग रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। फिर देखो 1940 में कॉन्फ्रेंस होती है, लैंडमार्क सेशन हुआ ग्वालियर प्रजामंडल का, ग्वालियर में ही हुआ था, इसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रिजाइड किया, और ये सिग्नल था कि जो मोनार्कियल रूल होगा दैट विल एंड। ठीक है, तो मोनार्कियल रूल को एंड करने की बात जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, लेकिन एंड हो नहीं पाया। जवाहरलाल नेहरू बहुत सारी चीजें चाहते थे, अच्छी चाहते थे, बट सैडली, वेरी सैडली फॉर एमपी एंड फॉर दिस नेशन, नहीं हो पाया। और जो मोनार्कियल रूल है वो चलता जा रहा है। और मोनार्की कहाँ देखने को मिलती है आपको? आप एमपी चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, पंजाब चले जाओ, यूपी, बिहार, कहीं चले जाओ, आपको जो टोटल एलोकेटेड सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, फ्रॉम दोज सीट्स यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर sitting MPs, sitting MLAs, or their children are getting tickets from the political parties. Somebody who has already been a minister, उसके बेटे, उसके बेटियां, they are having all the posts. ये क्या है? ये मोनार्कियल रूल ही तो है। मैं राजा, मेरा बेटा राजा, मेरी बेटी रानी, और ऐसे ही चलता रहता है। जो पुराने राजघराने देखेंगे
उनमें राजघरानों में आपको हर राजघराने में से एक बड़ा जो इन्फ्लुएंशियल रहा होगा, जिसके पास धन रहा होगा, वो तो आज भी पावर में है, पॉलिटिकल पावर एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। तो ये आप कह सकते हैं कि एमपी का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी एक बहुत बड़ी हार थी। यहां राष्ट्रीय आंदोलन हार गया, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। फिर भोपाल राज्य का प्रजामंडल था, 1938 में फॉर्म किया गया। शाकिर अली खान, चतुर नारायण मालवीय, मास्टर लाल सिंह, इनका फोकस था नवाब ऑपरेशन, फाइट अगेंस्ट नवाब्स ऑपरेसिव लॉज एंड लेटर spearheaded the Bhopal merger movement to join Indian Union. सॉरी, ठीक है। भोपाल इसलिए यूनिक था क्योंकि ये कम्युनल पॉलिटिक्स और नवाब के एरा के बीच में फंस गया था, और भोपाल का नवाब जो है वो भारत के साथ मिलने में थोड़ा सा हिचकिचा भी रहा था। लेकिन चूंकि भोपाल है, भोपाल से निकलकर आप कहाँ जाओगे, आपको शामिल होना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर इन द मिडल ऑफ नथिंग। तो भोपाल के नवाब को भी आखिर सरेंडर होना पड़ा, अपना राज्य देना पड़ा, जबरदस्ती से, लेकिन देना पड़ा। रीवा है, रीवा या रेवा जो भी आप इसे कहें, रीवा ही है वैसे तो, ठीक है। विंध्य रीजन में मूवमेंट जो है वो एग्रेरियन डिस्ट्रेस ऑफ बुंदेलखंड के, बघेलखंड के साथ सॉरी, एसोसिएट किया जाता है। और ये जो बघेलखंड का रीजन है, यहाँ आज भी आपको ज़्यादा एग्रेरियन प्रॉस्पेरिटी देखने को नहीं मिलती है, और हम आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं, तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर दीज पीपल टू सर्वाइव समहाउ जस्ट ऑन द एग्रेरियन इकोनॉमी। चावल सत्याग्रह हुआ था यहाँ पर 1947 में, लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया था, किस लिए? एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज, कि हमें खाने को नहीं है और आप हमारा चावल बाहर भेज रहे हो, तो इन लोगों ने सत्याग्रह कर दिया था। तो ये एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर राइस सत्याग्रह के नाम से 1947 में हुआ था। लीडर कौन थे? कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह थे, और शंभुनाथ शुक्ला इनको लीड कर रहे थे। फिर देखो, ये जो सेंटर्स थे और ये जो आंदोलन थे सारे, चाहे वो वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, रेवोल्यूशनरी हो, प्रजामंडल हो, ये जो सारे आंदोलन थे, ये क्यों किए जा रहे थे और इनसे क्या मिला? पहली चीज, एजुकेशन, शिक्षा। देखो, सबका एक ही मकसद था कि लोग पढ़ जाएं, लोगों में अवेयरनेस आ जाए, और लोग अवेयर हो जाएंगे तो आज़ाद भी करवा लेंगे खुद को। लोग अवेयर ही नहीं होंगे तो अपनी आज़ादी के लिए कैसे लड़ेंगे? तो शिक्षा पत्र पत्रिकाओं के जरिए, राष्ट्रीय विद्यालयों के जरिए फैलाई गई। कास्ट रिफॉर्म को हटाया गया। प्रजामंडल के वर्कर ऐसे थे जो हरिजन वेलफेयर में लगे हुए थे और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अपलिफ्टमेंट में लगे हुए थे। बट ऑल इन ऑल कहा जाए तो ये दरअसल मूवमेंट का लक्ष्य था भी नहीं है। तो बाद में आलोचक और जो किताब लिखने वाले हैं उन्होंने बना दिया कि लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इन सब भावनाओं को राष्ट्रीय भावनाओं से जोड़ करके मत देखना कि राष्ट्रीय भावनाएं आहत हो जाएंगी आपकी। एक बड़ा दलित लीडर राष्ट्रीय आंदोलन का आप एमपी से बता दो जो पूरे एमपी पर अपना प्रभाव रखता हो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का जो इसमें दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन सबके सरनेम्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन लोग उसमें एक्टिव थे, कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन आईएनसी के सेशंस में जाकर के मिल रहे थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि लोगों से। ठीक है, तो ये कह देना कि कास्ट रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। और इनको आलोचना में लिखना, अगर आप पेपर में लिख पाओ, तो अगर आप इतना खुला विचार रखते हो और ये रिस्क ले सकते हो कि थोड़ा सा सच्चाई बोल सको, तो लिखना इस बात को। मैं अभी थोड़ी देर में आपको नाम दिखा दूंगा सबके जो कंपाइल किए हुए हैं, जिनका सारे लीडर्स का नाम लिखा हुआ है। उसमें से आप बता देना कितने दलित लीडर्स हैं, कितने हरिजन हैं, कितने ट्राइबल कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए आगे आए हैं। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने ट्राइबल थे? मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, एक आदमी था, केवल एक आदमी, पूरे इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटी का एक आदमी। और दलित कितने थे? और दलित के साथ हुआ क्या? आलोचना सिर्फ अच्छी मत करो। ठीक है, चलो
बट काम कर रहे थे, ये हम जानते हैं, काम कर रहे थे। ये भी लिखो कि हरिजन अपने लिए भी काम कर रहे थे, सिर्फ दूसरे के लिए काम नहीं करना होता, अपने लिए भी काम कर रहे थे। विमेन का पार्टिसिपेशन, ग्वालियर और इंदौर में सज्जन देवी नाम की एक महिला थी, वो महिला पार्टिसिपेशन के नाम पर ध्वजवाहक बनी हुई थी। ठीक है। ब्रजरानी भी थी जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट और प्रभात फेरी में काम करती थी। कहां काम करती थी? स्ट्रीट प्रोटेस्ट और प्रभात फेरी में। स्ट्रीट प्रोटेस्ट एंड प्रभात फेरी, व्हाट आर दीज? लोकलाइज्ड प्रोग्राम्स, लोकलाइज्ड प्रोग्राम्स, एंड देयर आल्सो यू कुड जस्ट नेम 2। और राष्ट्रीय स्तर पर कितनी महिलाएं थी एमपी से, और राज्य के स्तर पर बस। ये पार्टिसिपेशन है, ये कास्ट रिफॉर्म है, ये सोशल रिफॉर्म है, ये एजुकेशन का दायरा है। और काम क्यों कर रहे थे ये लोग? अभी बताया ना पीछे क्यों काम कर रहे थे। तो इनका काम करने का मकसद और इनके रिफॉर्म्स का मकसद जो था, वो फलीभूत हो गया है। लोगों को क्या मिला? लोगों को एजुकेशन मिली, कास्ट रिफॉर्म हुआ, विमेंस का पार्टिसिपेशन हुआ और आजादी मिली, ये लोगों को मिला। ठीक, चलो फिर देखो, फिर ये मूवमेंट है, फिर आपको अब कुछ नहीं करना, जो लीडर्स के हमने नाम पहले बता लिए उन लीडर्स को बार बार अपने आगे रखना है, और जो राष्ट्रीय आंदोलन की धारा चल रही थी उसके साथ जोड़ करके लिखते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में हुआ, जबलपुर उसका सेंटर था, यू ऑल नो, जबलपुर में तो होना ही था। फ्लैग सत्याग्रह 1923 में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये हुआ था, झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है ना, झंडा सत्याग्रह, झंडा मतलब झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो वो झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद की घटनाओं में से एक ये था। उसके अलावा 2-3 नाम है जो म्यूनिसिपल काउंसिल बिल्डिंग के जो लीडर्स हैं, जबलपुर म्यूनिसिपल काउंसिल बिल्डिंग के पास जो लीडर्स हैं, उन्होंने फ्लैग होइस्ट किया था। इसमें सुंदरलाल, नाथुराम मोदी और वीबी पटेल नाम के, वीबी पटेल मतलब वल्लभ भाई पटेल, तो 2-3 लीडर्स का आप नाम लिख लेना। ट्राइबल पार्टिसिपेशन के नाम पे आप बैतूल और छिंदवाड़ा के रीजन्स में गोंड और जो कोकरू जनजातियां हैं, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा कि हम फॉरेस्ट टैक्स पे नहीं करेंगे, जो हमारा ट्राइबल इंटीग्रेशन हो रहा है और जो नेशनल ग्रीवांसेस हमें हैं नेशनल लेवल के, उनके लिए हमारी आवाजों को सुना जाए। सुना किसने? नोबडी। फिर देखो, जबलपुर में कौन लोग काम कर रहे थे? माखनलाल चतुर्वेदी, तजुद्दीन और सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, 4-5 लोगों के नाम याद कर लो, मूवमेंट का नाम याद कर लो, सेंटर्स आइडेंटिफाई कर लो, फ्लैग, झंडा सत्याग्रह टाइप के जो मूवमेंट है, लोकलाइज्ड जो मूवमेंट है, उनके नाम याद कर लो, सन याद कर लो, कब हुआ था, कौन सी जगह पर हुआ था ये याद कर लो, उसका परिणाम क्या हुआ था ये याद कर लो, कौन से लीडर कब किससे आकर के मिले थे ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन जाएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपकी रेस भी नहीं है और इससे ज़्यादा आपको भागना भी नहीं है। ठीक है। जंगल सत्याग्रह हुआ था, ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था ना, उसका एमपी वर्जन है ये, कहा जाता है इसको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन था, जिसमें कहा जा रहा था कि बात मत मानो। ठीक है, बात मत मानो। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये, तो मनाही कर देते थे इसमें कि हम नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं है। सविनय अवज्ञा, विद रिस्पेक्ट डिसोबीडियंस। ठीक है। तो इसमें तुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ शिवनी में, इसमें गंजन सिंह कोकरू और दुर्गा शंकर मेहता, ये 2 लोग थे जो ट्राइबल लोगों के प्रोटेस्ट में उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको लीड कर रहे थे। 9 अक्टूबर 1930 को ब्रिटिश पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी तुरिया में। उसके बाद बहुत सारे लोगों को शहादत देनी पड़ी और बहुत सारे महिलाएं भी इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हो गई। इनमें गुड्डोबाई और रेणुबाई, ये 2 महिलाएं थी जो प्रिडोमिनेंटली प्राइमरीली शहीद हुई और जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया तुरिया जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत। उसके बाद घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ था बैतूल में,
इनमें गंजन सिंह कोकरू दोबारा से आ जाते हैं। उन्होंने लीड किया गोंड को और कोकरू को ब्रिटिश के अगेंस्ट, फॉरेस्ट रेगुलेशन जो ब्रिटिश लेकर के आए थे उनके अगेंस्ट। और ये बहुत इंटेंस स्ट्रगल ब्रिटिशर्स और ट्राइबल्स के बीच में हुआ था। मिलिट्री अप्लाई कर दी ब्रिटिशर्स ने और जो फॉरेस्ट राज था वो एस्टेब्लिश हो गया इसके अंतर्गत ट्राइबल्स का। ट्राइबल्स की जीत हो गई। ठीक है। फिर शहरों में कैसे लोग काम कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस में? एमपी क्या कर रहा था सिविल डिसोबीडियंस के दौरान शहरों में? तो सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। ठीक है। सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, उन्होंने क्या किया जबलपुर में और महाकौशल क्षेत्रों में जो मूवमेंट था इसको ऑर्गेनाइज किया। इस जो फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट करने के लिए अपील की लोगों से। किया तो सबने और साथ भी दिया लोगों ने। रीवा में राइस सत्याग्रह हो गया विंध्य रीजन में। सिविल डिसोबीडियंस का इस पर एक प्रभाव भी पड़ा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ये लोग शामिल हो गए कि आप राइस को बाहर क्यों भेज रहे हो। विदिशा और ग्वालियर में भी बेसिकली तो प्रिंसली स्टेट्स थे, लेकिन ग्वालियर और विदिशा के स्टूडेंट जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए और मंडलेश्वर में फ्रीडम फाइटर ने जेलों के दरवाजों को तोड़ दिया और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे वो बाहर आ गए। जेल ब्रेक इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। उसके बाद चिमूर और अश्ती, ये जो इंसिडेंट्स हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार रीजन जो है उसमें मूवमेंट थोड़ा सा वायलेंट हो गया था। टेलीग्राफ लाइन काट दी गई थी, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए गए थे इटारसी और जबलपुर में। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान की बात है। ये दो घटनाएं बड़े मुख्य तौर पर हुई थी क्योंकि तब तक लोगों को पता चल चुका था कि अंग्रेजों के दिन लदने वाले हैं, अंग्रेज जाने वाले हैं। अब भीड़ उनसे संभल नहीं रही, लोग जाग चुके हैं, लोग भगाना चाहते हैं अंग्रेजों को। और वो जो एक उबल रहा था घड़ा वो अपने पूरे उबाल पर आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। फिर इंडिविजुअल हीरोइज्म की अगर बात करें तो सराफा सत्याग्रह इंदौर के अंतर्गत हुआ था, इंदौर शहर में हुआ था। सितंबर 1942 में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था सराफा बाजार इंदौर में, जहां पुलिस ने लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी। मंगनलाल ओसवाल जो थे वो शहीद हो गए यहां पर। और इस इवेंट ने लोगों को और ज्यादा भड़का दिया। प्रजामंडल मूवमेंट ने डिमांड करना शुरू कर दी कि इमीडिएट ब्रिटिश इन्फ्लुएंस प्रिंसली स्टेट्स में खत्म होना चाहिए। ठीक है। बैतूल और मंडला में भी ऐसे ही हमें देखने को मिला। जो रूरल मंडला है, ट्राइबल वुमेन खड़ी हो गई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, पुलिस स्टेशन थानों के बाहर आ गई और उन्होंने दिखाया कि कैसे 1942 के मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ चढ़ करके है और वो भी राष्ट्र के लिए अपना योगदान बलिदान देने को तैयार हैं। ठीक है। फिर उसके बाद रीजनल पेजेंट एंड ट्राइबल रेजिस्टेंस हुआ। बुंदेला रेबेलियन हुआ 1842 में। पहला बड़ा पेजेंट एंड लैंडलॉर्ड अपराइजिंग था। अच्छा, आप जिन लोगों ने पुराना अगर कुछ देखा हुआ है, पुराना अगर हम जो बातचीत करते हैं सुनी हुई है, एक चीज आप समझ जाओगे, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं ये बात, कि जितने भी लैंडलॉर्ड, जमींदार, नवाब, ये वाले जो अपराइजिंग थे ना विद पीपल, वो भरोसेमंद नहीं है। क्यों? देखो क्यों। क्योंकि एक जमींदार है, जमींदार की एक एसेट है, प्रजा है, एरिया है, रकबा है, रीजन है, जो भी है, उसके ऊपर उसको अधिकार प्राप्त है टैक्स कलेक्शन की। जब जमींदार को किसानों की जरूरत पड़ी, क्या उससे पहले कभी किसी जमींदार ने, ऐसा कोई अकाउंट है क्या हिस्ट्री में कि उस जमींदार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया हो जिस साल अकाल पड़ा हो, किसानों को अपनी जमीन का पूर्ण मालिक बना दिया हो? ध्यान से आप साइट कर दीजिएगा अगर कहीं आपको मिल जाए तो। किसी जमींदार ने किसी किसान को फ्री में जमीन नहीं दी, कभी कर्जा माफ नहीं किया, कभी इरिगेशन की या कोई अन्य ऐसे एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट की कोई बाहर से आवक नहीं करवाई, कुछ एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं करवाया।
कभी फ्री में किसानों को कुछ नहीं दिया. ऑन द अदर हैंड कंसिस्टेंटली आस्क्ड द फार्मर्स फॉर टैक्सेस कि दो टैक्स दो. बट सडनली ये लोग बुंदेला रेबेलियन के अंतर्गत ये जो पेजेंट्स थे और लैंडलॉर्ड थे, ये क्यों एकदम से खड़े हो गए अंग्रेजों के खिलाफ? क्या भाईचारा इनमें बन गया कि समझ रहे हो? इसमें जो लाभ है वो एक पक्ष का है, दूसरे पक्ष का तो नहीं है. बस ये चाह रहे हैं कि देखो नया मालिक आने वाला है, तो तुम्हें नया मालिक चाहिए, पुराना मालिक चाहिए. तो अब मालिक अच्छा हो बुरा हो, आदमी को कई बार बुरी चीजों से भी लगाव हो जाता है, या दबाव भी हो जाता है कि अगर कल को इसने दोबारा से क्लेम कर लिया अपना थ्रोन, तो फिर हमारा क्या होगा? तो जबरदस्ती भी जाना पड़ता है कई बार. लेकिन इसका असर देखना, आपको पता चल जाएगा. सेंट्रल इंडिया में ये हुआ था, सीपी में 20 ईयर की सेटलमेंट आ गई थी. ब्रिटिशर्स ने हार्श रेवेन्यू सिस्टम लागू कर दिया था सागर नर्मदा टेरिटरीज में, और जो टैक्स रेट थे वो 20 से 30% हायर हो गए थे. ठीक है. उसके अलावा अगर कोई मालगुजार, माने काश्तकार, किसान, जिसने पट्टे पर जमीन ली हुई है बेसिकली, वो फेल हो जाता है टैक्स पे करने में, तो जो उसकी एंसेस्ट्रल लैंड है वो उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा. सिविल कोर्ट बना दिए गए, ट्रेडिशनल पंचायत के रूल्स को खत्म कर दिया गया. ठीक है. हुआ क्या इसका? जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर से, मधुकर शाह नरहट से, देलन शाह गोंड लीडर नरसिंहपुर से. मेजर इवेंट क्या हुआ? अप्रैल 1842 में जवाहर सिंह और मधुकर शाह ने ब्रिटिशर्स को सम्मन भेजे और पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया सागर में. अब जो ये रेबेल्स थे, इन्होंने पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया दमोह और नरसिंहपुर में. आउटकम देखना अभी. ब्रिटिशर्स ने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, रेबेलियन को दबाया, मधुकर शाह को पकड़ लिया और सागर जेल में लटका दिया. लेजेंडरी मार्टर बन गया था फोक सॉन्ग्स में सागर, ये जो अपने मधुकर शाह जो है. ये समझ गए? कई बार आप जिस रीजन के होते हो, जो फोक आपका होता है, आप उससे अटैच हो जाते हो जस्ट बिकॉज उसका क्रिटिसिज्म करने की क्षमता कई बार नहीं होती, क्योंकि आप सब्जेक्टिवली जुड़े हुए होते हो उन इंसिडेंट से. लेकिन ये क्यों हुआ था, इसका नतीजा क्या निकलना था, वो आप पहले से जानते थे. फिर देखो 1857 में भीमा नायक और खाजा नायक ने एक रेबेलियन किया. निमार के रॉबिन हुड थे भीमा नायक. उन्होंने भील आर्मी करीब 10,000 लोगों की जुटाई और अंबा पानी 1858 का एक रेबेलियन उन्होंने किया अंग्रेजों के खिलाफ. ठीक है. इसमें हैवी कैजुअलिटी हुई, गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया गया. बाद में बिट्रे कर दिया गया था इनको, ये जो थे रॉबिन हुड, भीमा नायक. 1867 में गिरफ्तार हो गया सतपुड़ा फॉरेस्ट से और पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया इनको, काला पानी, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है. और भीमा नायक भी फोक ट्रेडिशन ऑफ मध्य प्रदेश जो है उसमें एक प्रोमिनेंट फिगर बन जाते हैं. ठीक है. सॉरी, खाजा नायक जो है फॉर्मर ब्रिटिश वॉचमैन ये हुआ करते थे. उन्होंने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स की इंसल्ट कर दी थी. बाद में भीमा नायक के साथ काम किया और ब्रिटिशर्स की जो ट्रेजरीज थी, डार्क लाइन जो थी, उनको लूटने, कब्जाने, तोड़ने, बिगाड़ने, क्षतिग्रस्त करने, डैमेज करने का उन्होंने काम किया था. तात्या भील है. ये जो पर्सनैलिटीज हम जो देख रहे हैं ना, जो पर्सनैलिटीज आपके सिलेबस में है, की पर्सनैलिटीज, की ट्राइबल पर्सनैलिटीज, की ट्राइबल मूवमेंट्स, तो उसके अंतर्गत आप इसको थोड़ा सा देख लेना, है ना. तात्या भील, इसको तात्या मामा भी कहते हैं. 1874 से 1889 तक इनका जो काल है कार्य करने का वो रहा था. इन्होंने गवर्नमेंट के जो ग्रेनरीज थी, जहां पर अनाज वगैरह रखा जाता था, उसको लूटते थे और ग्रेन्स को जहां भी फैमाइन होता था वहां पर बांट दिया करते थे. गुरिल्ला टेक्टिक अपनाते थे युद्ध की. एक्सपर्ट थे हिट एंड रन में, मार के भाग जाते थे. उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इनके लिए तात्या पुलिस फोर्स बनाई थी कि इस आदमी को पकड़ना है. सबसे पहले कौन हमारे खजाना लूटता है, कौन मार के भाग जाता है, इसको पकड़ना है. उन्होंने 4 दिसंबर 1889 को फांसी के फंदे को चूमा जबलपुर के अंदर, और आज उन्हें एक भगवान के तरीके से पूजा जाता है. जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है उनके नाम पर, उनके ऑनर में
ये बनाया गया है, ठीक है। तो बड़ा महनीय कार्य इन्होंने भी किया अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने तरीके से लड़ने में, लोकल जो ट्राइबल जान पहचान है या जो भी आइडेंटिटी है उसके लिए, ठीक है। फिर एक जो बड़ा आंदोलन हुआ 1930 में, वो था जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह की हमने देख लिया था, तुरिया जंगल सत्याग्रह, इसमें कौन कौन लोग लड़े थे, क्या हुआ था, कैसे कौन किसने अपना पार्टिसिपेशन किया था। पेजेंट रेजिस्टेंस में राइस सत्याग्रह हम देख चुके हैं, है ना। उसके अलावा भीमा नायक को हमने देख लिया, अंबा पानी देख लिया, बैटल ऑफ अंबा पानी। तात्या भील हमने देख लिया, रॉबिन हुड की छवि उनकी देख ली। बुंदेला रेबेलियन हमने देख लिया, ठीक है। तो ये कुछ की हिस्टोरिकल फिगर्स थे और कुछ की हिस्टोरिकल ट्राइबल रेजिस्टेंस थे जो आपके एमपी के सिलेबस में, आपके एग्जैक्टली सिलेबस का पार्ट है। तो एक तो एमपी का रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये देख लेना। दूसरा ट्राइबल पर्सनालिटीज, देयर रोल, इंपॉर्टेंस, मेजर बैटल्स एंड मेजर लीडर्स, ये आपको करके रखना है, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लोगे, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव अ क्रैश कोर्स फॉर यू ऑन आवर एप्लीकेशन। ऑल्सो वी हैव अ फुल कोर्स ऑफ एमपीजीके एंड एमपीपीएससी कंप्लीट प्रिपरेशन। इसमें आपको क्लासेस, नोट्स, डाउट सॉल्विंग और जो भी सपोर्ट आपको एमपीपीएससी के प्रिपरेशन में लगेगा, वी आर रेडी टू गिव दैट। हमारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 15 जनवरी से एंड एंड ऑन 15 मार्च से। 15 जनवरी तक आप इसमें डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। साथ ही जितने भी पोर्शंस हैं एमपीपीएससी के, बेट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स या एमपीजी के, वो सब हम बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। तो डू सब्सक्राइब टू आवर कोर्स ऑफ एमपीजीके एंड एमपीपीएससी क्रैश कोर्स। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप परचम ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप इसको सर्व कर सकते हैं। यू कैन हैव अ बेटर लुक एट आवर कोर्सेज और जो इसके कंटेंट्स हैं उसके बारे में आप और ज़्यादा जान सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।